इमेज चली गई होगी। पार्लियामेंट्री कमिटीज, पार्लियामेंट्री कमिटीज आज 1, 2 और अगले वेडनेसडे तक कंप्लीट हो जाएगा, सो दैट फ्रॉम नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट मंडे बोले तो आई थिंक ऑन 18th वी विल स्टार्ट विद स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे हमने कहा था पार्लियामेंट का स्टेट लेजिस्लेचर खत्म कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा, सब चीज समझ में आ जाएगी स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो पार्लियामेंट कमिटीज, ओके, इसका समय समय पे न्यूज में आता रहता है। ओके, पार्लियामेंट्री कमिटीज या पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम, आप सबने एक वर्ड सुन रखा होगा। ओके, और खासतौर से बॉलीवुड की मूवीज में सुना होगा। मैं बहुत आम भाषा में चीज समझा रहा हूं। ओके, दैट इज बॉलीवुड की मूवीज में सुना होगा जनता की अदालत, जनता की अदालत। ओके, तो ये जो है बिल्डिंग है, अब नई बिल्डिंग बन चुकी है, यह है जनता की अदालत। यहां से जनता से जुड़े हुए, जनता की अदालत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं है। ओके, जनता की अदालत है जहां से जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाए जाते हैं, और वो है जनता से जुड़े हुए मुद्दे या तो पार्लियामेंट है या स्टेट का लेजिस्लेचर है। ये है जनता की अदालत। यहां जो हम और आप ने जिनको चुना है, अभी जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, तो जो लोग चुन के आए हैं वो लेजिस्लेचर बनेंगे, और फिलहाल वो क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर का है, वो राज्य की विधानसभा में बैठेंगे और जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाएंगे। दे आर द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। ये तो राज्य की बात हुई। सेंटर में अभी जैसे मई, आपके मार्च अप्रैल मई में सेंटर में लोकसभा का चुनाव है, जनरल इलेक्शन है, मोदी जी का चुनाव है, तो उसमें जनता सीधे लोकसभा के लिए वोट डालेगी, और वहां के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिन्हें हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या लोकसभा का मेंबर, सांसद कहते हैं, वो इस बिल्डिंग में जाएंगे और हमसे जुड़े मुद्दे उठाएंगे। तो ये जो जनता की अदालत पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम को बहुत आसानी से, एक ये जो फ्रेज है ना जनता की अदालत, ये पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम पे बहुत अच्छी तरह से लागू होता है। अब ये पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम है क्या? ओके, वैसे तो जो नए स्टूडेंट्स हैं, आपने सिविक्स में पढ़ रखा होगा स्कूल में, पर हमें मालूम है स्कूल में किस तरीके से पढ़ाई होती है। सब रट्टाफिकेशन होता है, समझ में कुछ नहीं, समझाया कुछ नहीं जाता है, और ना हमें समझने से मतलब होता है। ओके, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज बाकी सब वही चीज है जो आप 10th में पढ़ चुके हो, 8th 9th 10th में सिविक्स में पढ़ चुके हो, वही थोड़ा मैग्नीफाइड रूप में। ओके, अब मेन चीज है, जब पार्लियामेंट में एमपी क्वेश्चन कर सकता है, क्वेश्चन आवर्स, ओके, सरकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम क्यों शुरू किया गया? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम? पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम क्यों शुरू किया गया? तो क्लास, पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम का जो मेन रीजन है वो है आपके, है जी, अरे सर वो तो बस आपने एक पॉइंट पकड़ा और आपने बोल दिया। मेन चीज है अकाउंटेबिलिटी। मेन चीज है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। जवाबदेही किसकी? जवाबदेही सरकार की, एग्जीक्यूटिव की। पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम का मेन चीज है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी किसकी? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट की जो सरकार कर रहा है, सरकार चला रहा है, उसकी एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी। अब आप कहोगे सर एग्जीक्यूटिव से तो क्वेश्चन आवर से भी हो जाता है, जनरल मोशन से भी अकाउंटेबिलिटी हो जाती है, पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम क्या है? सर पार्लियामेंट एक बहुत बड़ी बॉडी है। ओके, मतलब अगर आप लोकसभा में बात करेंगे तो 545 मेंबर्स हैं, 545 मेंबर्स लोकसभा, ओके, 245 राज्यसभा। तो इतनी बड़ी बॉडी एक तरीके से सरकार से जवाबदेही नहीं मांग सकती, अकाउंटेबिलिटी नहीं मांग सकती। तो पार्लियामेंट
और दूसरा बात है, पार्लियामेंट के पास अपने बहुत सारे काम है, पार्लियामेंटेरियंस के पास अपने बहुत सारे काम है। एक एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होता है, संसद का प्रतिनिधि, संसद का मेंबर भी होता है, उसके साथ साथ वो जनता का प्रतिनिधि भी होता है। उसे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर भी प्रचार प्रसार करना होता है। डेफिनेटली एक बार एमपी से बनने से कोई संतुष्ट नहीं होता, वो चाहता है अगले चुनाव के लिए भी एमपी बन जाए या एमएलए बन जाए। तो भैया उसे जनता के बीच में भी जाना, जनता से जुड़े मुद्दे भी उठाने पड़ते हैं, जनता के बीच में भी जाना पड़ता। वो बहुत व्यस्त आदमी है, उसे अपनी पॉलिटिक्स की इमेज भी चिपकानी है, मीडिया में भी रहना ताकि लोग अगली बार जाने। आपने देखा होगा ना, आजकल 3 स्टेट्स के जो चुनाव हुए हैं उनमें हर कोई अपना चीफ मिनिस्टर की दावेदारी किसी ना किसी तरह पेश कर रहा है। ठीक है, तो पार्लियामेंट एक बहुत बड़ी बॉडी है, पार्लियामेंट के पास बहुत सारे काम हैं। तो इन कामों को छोटे छोटे रूप में बांट दिया गया कमेटी सिस्टम में, ताकि सरकार से क्वेश्चन पूछा जा सके, सरकार से क्वेश्चन पूछा जा सके। इन कामों को बहुत छोटे छोटे रूप में बांट दिया गया ताकि सरकार से क्वेश्चन पूछा जाए। मतलब आपको, जैसे आपने ओलंपिक में बैटन रेस देखी होगी, बैटन रेस जो 4x400 मीटर्स रिले का होता है, बैटन रेस देखी। अगर एक बंदे से कहा जाए कि तुम पूरा इसका 4 बार करो, वो उतना परफॉर्म नहीं कर पाएगा। उसके लिए 4 बंदे होते हैं, हाथ में बैटन होता है, एक बंदा एक राउंड करता है, दूसरा बैटन पकड़ाता है, दूसरा चीज। तो पार्लियामेंट्री कमेटी में इसी तरीके से टुकड़ों में काम होता है। पार्लियामेंट कमेटीज में, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई विल मेक यू सी, पार्लियामेंट्री कमेटीज में क्लास 2 कमेटीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, मतलब 3 कमेटीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अभी मैं सब चीज पढ़ाऊंगा एक एक करके, अभी आप सिर्फ समझिएगा, सुनिएगा, ओके, लिखिएगा, अभी मैं जब लिखवा दूंगा आपको। ओके, पार्लियामेंट कमेटीज में सबसे इंपॉर्टेंट जो कमेटी होती है क्लास, वो होती है फाइनेंशियल कमेटीज। सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी, क्योंकि ये जो चीज है फाइनेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनेंस से ही घपला होता है सब चीज। तो फाइनेंशियल कमेटी, हम और आप जो टैक्स देते हैं उसके ऊपर सरकार जो खर्चा करती है उसके ऊपर वॉचडॉग कमेटी। वॉचडॉग मतलब जो कंटिन्यूअस निगाह रखती हैं, सरकार क्या कर रही, क्या नहीं कर रही, सरकार ने क्या कहां खर्च किया, क्या नहीं खर्च किया। इसमें से जो सबसे 3 इंपॉर्टेंट कमेटीज होती हैं आपके, हो गई एस्टिमेट कमेटी, जो बजट एस्टिमेट देखती सरकार के। इस साल 500 करोड़ मांगा, पिछले साल 200 करोड़ मांगा था, ओके, उससे पिछले साल से 50 करोड़ मांगा था। तुमने 3 साल पहले 50 करोड़ मांगा था और आज तुम 500 करोड़ मांग रहे हो, क्यों भाई? बजट एस्टिमेट। ओके, तो सरकार से एस्टिमेट्स के ऊपर क्वेश्चन करती है। दूसरा, पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी सरकार के खर्चे देखती है, ये सरकार के खर्चे देखती है। और इस कमेटी के साथ भारत का सबसे बड़ा ऑडिटर कैग बैठता है। सरकार जो खर्चे करती है, कैग उस कमेटी के साथ बैठता है और सरकार के अधिकारियों से जवाब तलब करता है कि ये आपके घर के पैसा नहीं था, ये भारत सरकार का पैसा था, ये भारत के जनता का पैसा था, इसमें आपने खर्चा क्यों किया और इस खर्चे को कम कैसे किया जा सकता था। ओके, पब्लिक अकाउंट कमेटी। और तीसरा है, ये सबसे बाद में कमेटी बनी थी, ओके, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, जो सरकार की जैसे बीएचईएल कमिटीज हैं, बीएचईएल कंपनी है, ओएनजीसी कंपनी है, ओके, उनके ऊपर अलग कमेटी बनी है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो अब आप खुद देखो, ये 3 तरह की कमेटी 3 तरह का अलग अलग काम करती है। एक, सरकार जितना बजट से पैसा मांगती है उसका एस्टिमेट का अध्ययन करती है, बजट से जितना पैसा मांगती है ये एस्टिमेट कमेटी उसका, इसके अलावा इसका कोई और काम है ही नहीं। तो मतलब वर्क को जीरो इन कर दिया, काम को जीरो इन कर दिया। जीरो इन समझते हो ना, काम को फोकस कर दिया, आपका ये काम है, इसके अलावा आपका तीसरा काम नहीं है। एस्टिमेट कमेटी आपका काम सिर्फ है बजट एस्टिमेट को जांचना। अब बजट एस्टिमेट को कैसे जांच सकेगी? ये सरकार का जब बजट आता है तो इस सरकार के बजट को देखती है, कितना पैसा मांगा, कितना पैसा मांगा और कितना पैसा खर्च किया, पिछले साल कितना पैसा मांगा था और कितना पैसा खर्च किया।
भाई सपोज सरकार ने एक मिनिस्ट्री ने 1000 करोड़ मांगा, सरकार ने एक मिनिस्ट्री ने 1000 करोड़ मांगा और उसने खर्च सिर्फ 500 करोड़ किए, पर साल भर 500 करोड़ तो फंसे रह गए। 1000 करोड़ एक मिनिस्ट्री को चले गए ना, उसने खर्च सिर्फ 500 करोड़ किया और 500 करोड़ खाली पड़े हैं। वो 500 करोड़ का उस और कोई काम भी हो सकता था, जनता की कोई स्कीम हो सकती थी, कुछ चीजें भी, कुछ भी चीज हो सकती थी। मैंने कहा ना, एक बार मिनिस्ट्री को जो पैसा एलोकेट कर दिया गया तो वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, अगले 31 मार्च तक एलोकेट हो गया। 31 मार्च के बाद वो सारा पैसा वापस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चला जाता। तो एस्टिमेट कमेटी का काम है सरकार के खर्चे का, बजट एस्टिमेट का अध्ययन करना। अब क्योंकि ये बजट से जुड़ी है तो ये सिर्फ लोकसभा से है, इसमें कोई राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, क्योंकि बजट में मैंने कहा लोकसभा के पास से ताकत होता है। फिलहाल डिटेल से पढ़ा देंगे। ओके, पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी ये जनता के, ये सरकार के खर्चे का हिसाब रखती है। जितना सरकार का खर्चा हुआ, सरकार से खर्चे का बिल मांगती है और सरकार के खर्चे का बिल का ऑडिट करती है, और इसके साथ कैग बैठता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी सबसे पुरानी कमेटी है। ओके, और कमेटी ऑन पब्लिक ऑडिटिंग सरकार के जितने सरकारी उपक्रम हैं, सरकार के उपक्रम मतलब जैसे पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट, जैसे बीएचईएल, ओएनजीसी, सेल, ओके, जितने नालको, बालको, नालको मतलब नेशनल एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन, ओके, बालको मतलब भारत एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन, जितने सरकारी उपक्रम है, ओके, उनकी अलग है। तो कहने का मतलब ये है, कमेटी सिस्टम से क्या हुआ कि एमपीज को अलग अलग कमेटी में डाल दिया गया और उन कमेटी का अलग अलग काम है। तो ये सरकार से बजट एस्टिमेट पे क्वेश्चन उठाएगी, ये सरकार के नॉर्मल खर्चे से क्वेश्चन उठाएगी, ये सरकार के पब्लिक अंडरटेकिंग से क्वेश्चन उठाएगी। तो इससे क्या है, सरकार ज्यादा से ज्यादा अकाउंटेबल होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल आप समझ जाओगे इसको, कमेटी सिस्टम को। जब आप छोटे क्लास में होते हैं, से अबाउट 5th 6th तक, तो इन जनरल एक ही टीचर आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाता है। बट जैसे ही आप 8th 9th 10th 11th 12th में होते हैं, पर सब्जेक्ट के टीचर अलग हो जाते हैं और हर सब्जेक्ट की कॉपियों की इवैल्यूएशन अलग हो जाती है, स्पेशलाइजेशन हो जाता है। बस ये कमेटी सिस्टम भारत के संसद प्रक्रिया के अकाउंटेबिलिटी में स्पेशलाइजेशन करती है। सरकार के कुछ एरिया की जांच कुछ कमेटी करती है, सरकार के कुछ एरिया की जांच कुछ कमेटी करती है, सरकार के कुछ एरिया की जांच कुछ कमेटी करती है। समझ में आ गया कमेटी सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कई बार होता है, व्हाट इज द नीड ऑफ कमेटी सिस्टम, क्वेश्चन बनेगा कमेटी सिस्टम क्यों रखा गया? कमेटी सिस्टम अकाउंटेबिलिटी के लिए रखा गया। तो अगर कमेटी सिस्टम अकाउंटेबिलिटी के रखा गया तो क्वेश्चन आर तो थे, प्रश्न काल तो होता ही है, तो क्यों नहीं अकाउंटेबल? तो सर क्योंकि प्रश्न काल में अलग तरीके से मुद्दे उठते, सारे मुद्दे नहीं उठ सकते। तो सरकार को अकाउंटेबल बनाने के लिए, सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए कमेटी सिस्टम रखा गया। ठीक है, अब इसमें कमेटी कितने तरह की होती है? ओके, पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम में इन जनरल पार्लियामेंट्री कमेटी क्लास आपके मोटा मोटा 2 तरह की होती है। एक कमेटी जो कि परमानेंट रहती है, उसे हम कहते हैं स्टैंडिंग कमेटी। ये कमेटी परमानेंट होती है, परमानेंट मतलब हर साल कुछ, तो जैसे 3 फाइनेंशियल कमेटी जो मैंने पढ़ाई थी, एस्टिमेट कमेटी, बजट एस्टिमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ये स्टैंडिंग कमेटी होती हैं। और भी इसके अलावा भी स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं जो हर साल नहीं बनती, कभी नहीं। और दूसरा होती हैं आपके कमेटीज जो होती हैं, वो होती हैं क्लास एडहॉक कमेटी, टेम्परेरी, मतलब कुछ खास कामों पे कमेटी बनती हैं, कुछ खास कामों में बनती हैं, और जब वो खास काम खत्म हो जाता है तो वो कमेटी खत्म हो जाती है। तो कमेटी सिस्टम 2 तरह की होती है, स्टैंडिंग कमेटी एंड एडहॉक कमेटी। एडहॉक कमेटी का सबसे बढ़िया बेहतरीन एग्जांपल है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जेपीसी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ये दोनों हाउस के जॉइंट कमेटी बनती है। अब तक कितनी बार जेपीसी बनी है? अरे तुम 3 पे ही अटकी रहे, ये हुई, वो तुम वही बोल रहे हो, जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। हम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बोल रहे हैं। पहली कमेटी कब बनी थी जेपीसी? नहीं, वो तो पहला घोटाला था, जेपीसी नहीं बनी। जेपीसी, पहली जेपीसी बनी थी बोफोर्स पे,
बोफोर्स पे। अब तक 8 जेपीसी बन चुकी है, पहली 8 जेपीसी बन चुकी है। जेपीसी पहली बनी थी बोफोर्स पे, बोफोर्स घोटाला पे। दूसरी जेपीसी बनी थी हर्षद मेहता स्कैम। तीसरी कमेटी बनी थी केतन पारिक स्कैम। हर्षद मेहता की तरह केतन पारिक ने भी स्टॉक मार्केट में स्कैम किया था, केतन पारिक स्कैम। चौथी जेपीसी बनी थी आपके पेस्टिसाइड इशू। किसने पेस्टिसाइड इशू को हाईलाइट किया था? कोई करंट अफेयर्स पढ़ता ही नहीं है। सुनीता नारायण। ओके, पेस्टिसाइड इशू। पेस्टिसाइड इशू मतलब जिसमें ये फाइंडिंग आ गई थी कि भारत के कोल्ड ड्रिंक, भारत के सॉफ्ट ड्रिंक्स में पेस्टिसाइड्स है। अल्लाह मच गया। ओके, पेस्टिसाइड्स पे जेपीसी बनाई गई। फिर उसके बाद जो जेपीसी बनी थी वो बनी थी आपके ऑगस्टा वेस्टलैंड 2G स्पेक्ट्रम। मोदी सरकार में कितनी जेपीसी बनी है? करंट अफेयर्स बहुत, वही पॉलिटी की करंट अफेयर्स बड़ा मुश्किल है भाई, सभी का फेवरेट टॉपिक होता है पॉलिटी। मोदी सरकार में 2 जेपीसी बनी है। वन इज लैंड एक्विजिशन बिल के ऊपर जेपीसी बनी थी मिस्टर एस एस अहलूवालिया के नेतृत्व में, और दूसरी लास्ट जो कमेटी बनी थी वो आपके श्रीमती मीनाक्षी लेखी के नेतृत्व में बनी थी। अभी ये सब लिखवा दूंगा, लिखने की जरूरत नहीं है कि सर बहुत जल्दी बोल रहे हैं मैं लिख नहीं पा रहा हूं, अभी सब डिक्टेट करूंगा। डेटा प्रोटेक्शन बिल पे तो टोटल 8 कमेटी बनी है जेपीसी की लास्ट 2019 में। जेपीसी कमेटी क्या होती है? एडहॉक कमेटी होती है। एडहॉक कमेटी मतलब जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं कुछ हमें लग रहा है कुछ घोटाला हुआ है, सरकार कहती है नहीं 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 कुछ घोटाला नहीं हुआ, संसद बोलता नहीं घोटाला हुआ है। अब घोटाला हुआ तो जांच होनी चाहिए, तो क्यों ना संसद ही कैसे बनाई जाएगी? लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर लिए जाएंगे और वो उस मुद्दे की जांच करेंगे। अब कैसे लिए जाएंगे? जितने लोकसभा से मेंबर लिए जाते हैं उसके आधे राज्यसभा से लिए जाते हैं। सपोज 10 मेंबर लोकसभा से लिए गए तो 5 राज्यसभा से लिए गए, तो 15 लोग उस मुद्दे पे जांच करेंगे। वो विशेषज्ञ, वो स्पेशलिस्ट को बुलाएंगे और सारे चीजों को जलाएंगे, उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करेंगे। जेपीसी की रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने रखी जाएगी और पार्लियामेंट में खूब सारी बहस होगी, मतलब सरकार को घेरने का काम। अब जैसे फॉर एग्जांपल लैंड एक्विजिशन बिल पे जेपीसी बनी और सरकार ने लैंड एक्विजिशन बिल वापस ले लिया। डेटा प्रोटेक्शन बिल पे जेपीसी बनी और सरप्राइजिंगली सरकार ने डेटा प्रोटेक्शन बिल भी वापस लिया। ये होता है मतलब आपके जेपीसी का। ओके, तो जेपीसी क्या हो गई? एडहॉक कमेटी हो गई, टेम्परेरी कमेटी है, कुछ काम के लिए कमेटी है, ये परमानेंट नहीं, ये सिर्फ कुछ समय के लिए कमेटी है, जैसे खत्म हो गया। तो पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम समझ गए? पार्लियामेंट्री कमेटी, अब जैसे एडहॉक कमेटी का मेन क्या है? सरकार की जवाबदेही तय करना, क्यों बनाया, क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा कर सकते थे, किसने गलत किया, वो पूरा सब चीज वो बिल्कुल कच्चा चिट्टा खोल देते थे जेपीसी। समझ में आ गया ना क्लास? कमेटी सिस्टम क्या होता है? लिखे क्लास पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम, पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम। और ध्यान रखना क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग में से जिन किसी का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट है ऑप्शनल, उसमें ये आता है कमेटी सिस्टम, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक टॉपिक आता है अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल एक टॉपिक है, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। तो अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल ये क्या है? अकाउंटेबिलिटी ही तो है, सरकार की अकाउंटेबिलिटी है। ओके, तो अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल में पार्लियामेंट्री कमेटीज आ जाती हैं। ओके, देखिए क्लास, द पार्लियामेंट वर्क इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग द पार्लियामेंट वर्क is increasingly becoming more technical and voluminous, more technical and voluminous, full stop. It cannot therefore give close consideration, it cannot therefore give close consideration, therefore give close consideration to all legislative
and other matters. Therefore, it cannot therefore give close consideration to all legislative and other matters before it, and other matters before it. One of the reasons for setting up of parliamentary committees, one of the reasons for setting up of parliamentary committees is to do parliamentary work, more closely is to do parliamentary work more closely comma make government accountable comma answerable जवाबदेही answerable etc. Committee also provide greater focus and expertise to the parliamentary work, greater focus and expertise to the parliamentary work. Full stop. The parliamentary committees are of two kinds. Number one, ad hoc committees. लिखा हुआ है ad hoc committees, ADHOC. ad hoc committees ब्रैकेट में लिख लो टेम्परेरी. अगर आपको ad hoc का मतलब नहीं आता है तो ब्रैकेट में लिख लो टेम्परेरी. एंड नंबर टू, स्टैंडिंग कमिटीज. ब्रैकेट में लिख ले परमानेंट. ब्रैकेट में लिखिए परमानेंट. ये क्लास ad hoc committees. ad hoc committees are appointed for specific purpose. Ad hoc committees are appointed for specific purpose and they cease to exist and they cease to exist when they finish the task assigned to them, when they finish the task assigned to them, when they finish the task assigned to them. The ad hoc committees are again of two types. Ad hoc committees are again or of two types. Again or of two types. एक कमेटी होती है क्लास जो आपके बिल्स पे बनती है, जो सरकार बिल्स लेकर के आती है लोकसभा में, और दूसरी कमेटी बनती है जो आपके इंक्वायरी पे बनती है. इंक्वायरी पे जो मैंने अभी आपको समझाया, JPC जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या हुई? इंक्वायरी कमेटी, जहां पार्लियामेंट को या MP को या सांसद को, लोकसभा को, राज्यसभा को घोटाले की बदबू आ रही होती है, तुरंत सांसद लोग चिल्लाते हैं JPC बनाओ, JPC बनाओ, JPC जांच करेगी. हैं? देखो कई बार देखो वो तो राजनीति, देखो आपको ये भी समझना पड़ेगा, राजनीति है, राजनीति में ये सब चीजें चलती रहती है, पर
जहां जेन्युइन, अब जैसे कोई मुद्दा ऐसा हो गया जो इतना लार्ज स्केल मुद्दा, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग तो बहुत मतलब आप लोग मेरे ख्याल से स्कूलिंग में थे, प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल्स में क्लासेस में होंगे, दैट इज जब ये घोटाला हुआ था पेस्टिसाइड्स का 2003, आई वाज इन पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर 2003, ओके। तो तो क्लास जब बहुत हल्ला हुआ था, ओके, उसी का प्लॉट लेकर के आगे चल करके कंपनी मूवी बनी है, कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट मूवी उसी का प्लॉट लेकर के बनी है, कॉर्पोरेट, ओके, पेस्टिसाइड इश्यूज पे, ओके। अब पेस्टिसाइड इशू मतलब कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक्स में पेस्टिसाइड, सॉफ्ट ड्रिंक तो हर कोई पीता है, मुद्दा बन गया, नेशनल लेवल मुद्दा। और उस समय ये जो जो चैनल्स थे, न्यूज चैनल 2003 2000 नए नए आए हुए थे, और वो जबरदस्त दिखाया गया, मतलब एटलास्ट गवर्नमेंट को जेपीसी बनानी पड़ गई। ये पार्लियामेंट जेपीसी इंक्वायर करेगी कि क्या सुनीता नारायण जी ने जो आरोप लगाए हैं उस आरोप में कितनी सत्यता है कि भारत के सॉफ्ट ड्रिंक में पेस्टिसाइड्स हैं, ओके। तो जब कभी भी इंक्वायरी कमेटी कब बनती है, जब कभी भी संसद को ये लगे कि कुछ घोटाला हुआ तो इंक्वायरी कमेटी बैठेगी, और जब कभी सांसद को लगे कि भैया कुछ बिल आए हैं और उस बिल में मतलब देर इज, ये बिल को तुरंत नहीं पास होना चाहिए, इस बिल को तुरंत नहीं पास होना चाहिए, इस बिल को पे पहले स्टडी होनी चाहिए, इस बिल के पे स्टडी होनी चाहिए, तो बिल पे फॉर द टाइम बीइंग स्टडी करने के लिए एक कमेटी बना दी जाती है। समझ में आ गया ना? एडॉक कमेटी भी दो तरह की होती है, एक बिल्स पे बनती है जिसे हम सेलेक्ट कमेटी एंड ऑल दोस कहेंगे, और एक होती है इंक्वायरी पे होती है। इंक्वायरी मोस्टली घोटाले पे ही होती है, मतलब जहां पे लगता है कि हाँ भाई, अब जैसे अगस्टा वेस्टलैंड किस देश का हेलीकॉप्टर है? So France. बोफोर्स किस देश की तोप रही थी? स्वीडन, वेरी गुड। अगस्टा वेस्टलैंड इटली का हेलीकॉप्टर, इटली के हेलीकॉप्टर था अगस्टा वेस्टलैंड, ओके। अगस्टा वेस्टलैंड जो चॉपर स्कैम है वो 2013 में बनी थी, ओके। तो इटली का हेलीकॉप्टर रहा था, ओके, क्लियर गाइस? तो लिखिए क्लास, अगेन एडॉक कमिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, सिलेक्ट और जॉइंट कमिटीज, सेलेक्ट और जॉइंट कमिटीज, सेलेक्ट और जॉइंट कमिटीज which are appointed to consider, which are appointed to consider appointed to consider and report on particular bill, consider and report on particular bill, report on consider bill, report on a particular bill, report on a particular bill, full stop. These committees are distinguishable, these committees are distinguishable distinguishable from other ad hoc committees, from other ad hoc committees in as much as they are concerned, in as much as they are concerned, in as much as they are concerned with bills, with bills bills and once the designated task is fulfilled, and once the designated task is fulfilled, these committees are dissolved.
General task is fulfilled. These committees are dissolved. Its membership is limited to underline कर देना, prelims के लिए important है. Its membership is limited to MP from one house. MPs from one house. Membership is limited to MPs from one house. मतलब या तो लोकसभा की सेलेक्ट कमेटी बनेगी या राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी बनेगी. जेपीसी में मैंने क्या समझा, अभी बताया था. जेपीसी में जितना लोकसभा से होगा उसका आधा राज्यसभा से होगा. दोनों हाउस के मेंबर मिलके ज्वाइन कर वो करेंगे, इंक्वायरी करेंगे. पर इसमें एक ही हाउस के मेंबर्स होते हैं. मतलब लोकसभा की अलग सेलेक्ट कमेटी बन सकती है और राज्यसभा की अलग सेलेक्ट कमेटी. दोनों हाउस की खिचड़ी कमेटी नहीं बनेगी. समझ में आ गया ना क्लास? लिख लीजिए. सच कमिटीज work within the well-defined rules of procedure of parliament. Well-defined rules of and procedure of parliament. Procedure of parliament. Well-defined rules and procedure of parliament. These committees are generally formed. These select committees are generally formed when the legislatures demand detailed study. When legislature demand detailed study regarding a particular bill, the report submitted by select or joint committee, is of persuasive in nature. Select or joint committee is of persuasive in nature. Persuasive मतलब सर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ही कर सकती है. Persuasive in nature, and reports are not binding on the government. समझ में आया क्लास? सिलेक्ट जॉइंट कमेटी किसके लिए बनती है? सिलेक्ट जॉइंट कमेटी बिल पे एक इंक्वायरी के लिए बनती है. सरकार कोई जो बिल लेके आ रही होती है. आर्यन समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं? पीछे यहाँ पे सबको समझ में आ गया? सेलेक्ट कमेटी हेडिंग डाली. अब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एंड मार्केट इंपॉर्टेंट. जेपीसी बहुत इंपॉर्टेंट है. आपसे वो प्रीलिम्स में भी पूछेगा, आपसे वो मेंस में भी पूछेगा. हाँ, इसी एडहॉक कमेटी की बात होती है ना बेटा. एडहॉक कमेटी के अंदर जेपीसी जॉइंट सेलेक्ट, हाँ, और जॉइंट, तभी सेलेक्ट स्लैश जॉइंट, या कोई जगह सेलेक्ट जॉइंट कमेटी भी बोलते हैं. इन जनरल सेलेक्ट और जॉइंट. ओके. जॉइंट कमेटी मतलब उसमें सारे दल के जॉइंटली मेंबर्स होते हैं. मतलब प्रोपोर्शन के हिसाब से. बीजेपी अगर सबसे ज्यादा तो बीजेपी के मेंबर होंगे, फिर उसके बाद कांग्रेस के, फिर जैसे जैसे प्रोपोर्शन होगा ना वैसे उसके मेंबर्स होंगे. ओके. अब आता है एडहॉक कमेटी में सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी. तो क्लास जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को हम कहते हैं इन्वेस्टिगेटिव कमेटी. जैसे मैंने बताया अब तक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी 8 बार बनी है और सारे के सारे मोस्टली स्कैम पे बनी. स्कैम या जिसपे सरकार को अपना पक्ष रखना हो. अब जैसे लैंड एक्विजिशन बिल कोई स्कैम नहीं था, पर सरकार को अपना पक्ष रखना था. डेटा प्रोटेक्शन बिल कोई स्कैम नहीं था, पर सरकार को अपना पक्ष रखना था. सर जेपीसी ने कहा अपना पक्ष रखिए. अब सरकार ने एट लास्ट क्या किया 2022 में, वो डेटा प्रोटेक्शन बिल ही वापस ले लिया. ना रहेगा बात ना बजेगी बात. सरकार ने कहते हमने बिल ही वापस ले लिया. लैंड एक्विजिशन बिल भी चीज को वापस ले लिया था. ओके. तो एक तरीके से जेपीसी तब बनाई जाती है वो किसी मुद्दे पे इंक्वायर करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए इंक्वायर होती है. तो सबसे पहला जो आपने मुद्दा नाम तो सुनी रखा होगा, बोफोर्स मुद्दा. स्वीडन की एक तोप थी,
हवाईजर थी स्वीडन की। ओके, जो आपके राजीव गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के समय में हमने स्वीडन से ली थी, इंडियन आर्मी ने कारगिल वॉर में इस बोफोर्स तोप ने बहुत गजब कहर ढाया था पाकिस्तानियों के ऊपर। ओके, तो बट इसमें कहा गया कि इसमें ब्रोकरेज हुई। एक इटालियन थे मिस्टर क्वात्रोची, वो बीच में मिडिल मैन थे और उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ सेटिंग करवाई है, ये आरोप लगाया गया। ओके, तो पहला जेपीसी किस पे बनी? बोफोर्स। दूसरी जेपीसी किस पे बनी? सोनी लिव पे के सबसे अब तक का सबसे हाईएस्ट आईएमडीबी रेटिंग की जो सीरीज है, भारत की सबसे हाईएस्ट आईएमडीबी की रेटिंग सीरीज स्कैम है, वो हर्षद मेहता स्कैम। ओके, जो सोनी लिव पे चलती है। ओके, हर्षद मेहता स्कैम पे बनी दूसरी जेपीसी। ओके, आईएमडीबी रेटिंग होती है जो आपके जो वॉच उसकी रेटिंग होती है, आईएमडीबी रेटिंग। ओके, उसके बाद दूसरा स्कैम हुआ आपके शेयर मार्केट का, केतन पारेख 2001 पे भी जेबीसी बनी। सर जी, हर्षद मेहता का रियल वाला स्कैम है, वो आईएमडीबी के कैसे वो स्कैम पे बनेगी यार? मैं 1992 की बात कर रहा हूँ, तब ओटीटी था नहीं था। ओके, ठीक है, नहीं 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 नहीं, नहीं। ओके, मुझे कभी कभी लगता है कि आप इंटेंशनल करते हो, तो मैं तो समझाने में मुझे लगा कि स्टूडेंट नहीं समझ पा रहे आईएमडीबी क्या होता है। अब आप कहोगे कहते सर ये आईएमडीबी सर क्यों जिक्र कर लेते हो? 2015 14 या 15 का मेंस उठाना आईएएस का, क्रिकेट वर्ल्ड कप में पहली बार डीआरएस सिस्टम लागू हुआ था, डिसीजन रिव्यू सिस्टम, और मेंस के ऊपर उसने पूरा पूछ लिया था ये डीआरएस सिस्टम कैसे वर्क करता है, इसके कंपोनेंट्स को समझो। तभी मैं कहता हूं क्लास सिविल सर्विस में एनीथिंग अंडर द सन इज जनरल स्टडीज। और बच्चे ये सोचते हैं कि ये सिर्फ पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ लेंगे और हम आईएएस बन जाएंगे, कि डीआरएस सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं डीआरएस सिस्टम। अब ये नहीं कि सिर्फ एम्पायर वो यू कर देगा और डीसीसी डीआरएस हो जाएगा। ओके ओके, डीआरएस के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, वो किस तरीके से लिया जाता है, ये तब पहली बार था कि वर्ल्ड कप में डीआरएस इंट्रोड्यूस हुआ था और यूपीएससी ने उसी पर क्वेश्चन डाल दिया। ओके, अब जैसे आप आजकल बहुत कॉमन चीज समझते हो, और इस क्वेश्चन के पूछने से पहले भी मैंने क्लास में पढ़ाया था, मेरे पुराने स्टूडेंट्स को कभी आप पढ़िए, उनके नोट्स में ये क्वेश्चन, ये मैंने आंसर में कुछ लिखा था, बट आज से 3 साल पहले ये क्वेश्चन बन चुका है। साइक्लोन के नाम क्यों दिए जाते हैं और कैसे दिए जाते हैं? ट्रॉपिकल, अभी मिचोंग साइक्लोन आपके बे ऑफ बंगाल में आया ना, तो उसने यूपीएससी मेंस में पूछा था साइक्लोन के नाम क्यों दिए जाते हैं और इसका क्या नाम देने का क्या प्रोसीजर है। ओके, बट डब्ल्यूएमओ का जो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का ना, इधर इंडिया में नहीं, इधर इंडियन ओशन में नहीं चलता, यहाँ की अलग ग्रुपिंग है, यहाँ की अलग ग्रुपिंग है। ये सब मैं पढ़ाऊंगा व्हेन आई विल टेक द फिजिकल ज्योग्राफी और ट्रॉपिकल साइक्लोन। टर्न, हाँ टर्न वाइज आ जाती है, उसका अलग, इसकी अलग ग्रुपिंग है। इंडिया जैसे ये इधर मिचोंग का जो है वो म्यांमार ने नाम दिया था मिचोंग। ओके, तो ये सारी चीजें, तो भैया इसलिए मैंने आप आईएमडीबी पे क्वेश्चन कर रहे थे, मैंने इसलिए बताया कि आप एस्पिरेंट हो, आपको मालूम होना चाहिए एनीथिंग अंडर द सन इज जीएस। इफ यू आर ए ट्रू सिविल सर्विस एस्पिरेंट, मेरे क्या जो जिन्होंने मेरे को पढ़ाया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के इकोनॉमी के वो रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं मिस्टर कपूरिया सर, आप लोग में से कुछ लोग जानते भी होंगे। ओके, उन्होंने ही मेरे को इकोनॉमी का सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं। तो वो कहते थे, हम लोग से कहते थे, जब हम लोग भी आप ही की तरह क्लास में बैठते थे, कि समोसा खा रहे हो तो वो कागज में तुम्हें समोसा देगा, तो समोसा खा लेना पर कागज को एक बार स्टडी कर लेना, पता चला कुछ चीज जीएस की। वो हम लोग को ऐसे ही क्लास में कहते थे, ये इंपॉर्टेंट होती है सिविल सर्विसेज की। मतलब आपको अपने आंख और कान बिल्कुल और दिमाग तीनों बिल्कुल अलर्ट और ओपन होना चाहिए। ओके, एक बार काफी, ये जब प्रीलिम्स में क्वेश्चन बना था तो काफी इसके फेसबुक और सोशल मीडिया में आया था कि भारत में वो कौन सी जगह है जहां 2 बार टाइड्स आती है, और वो बीच में किट कैट ने कुछ क्वेश्चन आंसर्स करके उसने अपने कैंडीज देना शुरू किया था, उसमें था। तो सोशल मीडिया में ये बड़ी काफी चल गई थी कि यूपीएससी ने जो किट कैट से क्वेश्चन उठाया कि कहां से भारत में वो कौन सा एरिया जहां 2 बार टाइड्स आती है, दिन में 2 बार टाइड्स आती है।
ओके तो इस तरीके से तो यू नेवर नो क्वेश्चन कहां से आ जाए, इसीलिए मैं आपको पूरा डिटेल वर्जन से पढ़ाता हूं, इसीलिए प्रशांत सर भी डिटेल वर्जन से पढ़ाते हैं। शॉर्टकट कराएं तो क्लास हमारा काम तो बहुत आसान हो जाए, शॉर्टकट कराएं तो हमारा काम बहुत आसान, मैं कई बार आपको समझा चुका हूं, क्योंकि मेरे पास हर महीने नए स्टूडेंट्स आते हैं और हर महीने नए स्टूडेंट्स सबसे पहले कहते हैं सर नया बैच कब से बन रहा। अब मैं उन्हें कहता हूं मेरे बैच तो राज्यसभा कभी डिसॉल्व होते ही नहीं, मेरे बैच तो परमानेंट चलते रहते हैं। स्टूडेंट आते हैं, स्टूडेंट ज्ञान ग्रहण करते हैं, ओके, और सिलेक्शन हो जाता है, चले जाते हैं, मैं किसी से दोबारा फीस लेता ही नहीं। तो वो मेरे लिए ये चीज करना मेरे लिए बहुत कठिन है, और इस कारण से मैं कई बार हम संस्थान कई मैं उन्हें क्या कहूं जो बहुत मतलब एक तरीके से जो ज्यादा जिनकी अभी समझ उतनी नहीं है उन स्टूडेंट्स को खो देते हैं, पर अपनी स्ट्रेटजी नहीं चेंज करते, क्योंकि अगर मैंने स्ट्रेटजी चेंज कर ली ना क्लास, फिर मैं आप लोगों का फ्यूचर के साथ खेलूंगा, मैं कम कम पढ़ाऊंगा, आपको मालूम है नहीं, आप उसी अंधेरे में रहोगे कि जितना सर ने पढ़ाया है उससे ही क्वेश्चन आएगा। मेरा मेन है कि मैं जो पढ़ाऊं, अब जैसे फॉर एग्जांपल आई एम प्रीटी मच श्योर, जैसे मैंने कल आपको कुछ सिस्टम बताए थे, वो जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में, भारत में ब्रिटिश इंडिया में वो कौन सा प्रिंसली स्टेट था जिसने फ्री प्राइमरी एजुकेशन अनाउंस की थी? योर ए ऑप्शंस आर ए स्टेट ऑफ बड़ौदा, बी स्टेट ऑफ त्रावणकोर, डी स्टेट ऑफ सातरा, या ई स्टेट ऑफ हैदराबाद। और ये भी मेरी गलती है, बाई चांस आपसे इंग्लिश मीडियम से मिस हो गया, हिंदी मीडियम में मैंने अभी पढ़ाया। अब चांस है, इतना थोड़ा ह्यूमन एरर तो चलता ही, इतना सारा कोर्स है, सब चीज बिल्कुल, पर मैं आपको क्वेश्चन के रूप में बता रहा हूँ, उसका ध्यान रखिएगा, इट इज स्टेट ऑफ बड़ौदा, स्टेट ऑफ बड़ौदा। भारत में स्टेट ऑफ बड़ौदा वाज द फर्स्ट स्टेट हु अनाउंस्ड द फ्री प्राइमरी एजुकेशन, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, सारे बच्चों के लिए फ्री प्राइमरी एजुकेशन, स्टेट ऑफ बड़ौदा। ओके, ये मैंने आपको एजुकेशन सिस्टम में, ये पॉइंट मेरे से थोड़ा सा मिस हो गया था, इतना टीचर को, पर मैंने अपनी गलती यहां सुधार लिया, आज आपको क्वेश्चन के रूप में बता दिया। तो बेटा मैंने कहा ना, यहां मुझे मालूम है, यहाँ मेरे जितने बच्चे बैठे हैं वो मेरे पे भरोसा करके बैठे हैं, अगर मैंने चीज छोड़ दी, उस दिन मैंने भी किया ना आप लोग, और अच्छी बात, और क्लास ये चीज मेरे को जिम्मेदारी देती, आज मैंने इंग्लिश हिंदी मीडियम में वो खत्म कराया एजुकेशन सिस्टम, आज हिंदी मीडियम आपसे कुछ लेक्चर पीछे चल रहा है, एजुकेशन सिस्टम खत्म कराया। तो एजुकेशन सिस्टम मैंने उनको यही समझाया कि बेटा अब मैंने तुम्हें एजुकेशन सिस्टम पूरा कंप्लीट करा दिया, इसके बाहर अगर क्वेश्चन बनता है तो दैट विल बी यूटीक्यू, यूनिवर्सल टफ क्वेश्चन, मतलब जो आपको नहीं आता फिर वो किसी को भी नहीं आता, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन बने हैं, क्वेश्चन तो कहीं में भी बना सकता है वो यूपीएससी, पर हर क्वेश्चन पे कई बार होता है कुछ क्वेश्चन को सिर्फ छोड़ना ही होता है, ओके, आप हर क्वेश्चन का आंसर नहीं ढूंढ सकते, ओके। तो यही रीजन है बेटा कि हम आपको हमारे यहाँ डिटेल से पढ़ाया जाता है, प्री कम मेंस पढ़ाया जाता है, ओके, अच्छी तरह से पढ़ोगे आपके एग्जाम्स निकलेंगे। मैंने छोटा सा आपको अभी जो पेपर हुआ था उसके कुछ स्टूडेंट्स के कुछ मैंने फीडबैक आपको शेयर किए थे, तो एक ही फीडबैक किए थे, बाकी एक दो और फीडबैक है, तो हमने कहा वो ज्यादा शेयर करेंगे तो लोग कहेंगे कि सर अपना प्रेस अपने मुंह मियां मिट्ठू ही बने जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने वो फीडबैक रख लिए है अपने पास, ओके, एज ए याद के लिए कि हाँ भाई स्टूडेंट्स ने एग्जाम के बाद प्रेज किया था कि सर जो आपने पढ़ाया था वो क्लास में आया था, नोट एग्जाम में आया था, ओके। तो भैया बस रिवीजन करना, मैं आपसे अगेन कहता हूँ, रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन, आपने रिवीजन कर लिया, आप देखोगे आपका एग्जाम निकलेगा 100%, ओके, क्योंकि बिकॉज ये हम लोगों के एक्सपीरियंस का निचोड़ है, हम लोगों के एक्सपीरियंस का, इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं रिवीजन पे ज्यादा करता, जो नहीं हुआ उस पर ज्यादा फोकस करता है, और जो हो गया है वो सोचता है अरे इसको तो कर लेंगे, तो फ्यूचर तो लेंगे, तो फिर कभी तो फ्यूचर ही रहता है, ओके। लिखिए क्लास, JPC, Joint Parliamentary Committees. These committees are constituted from time to time. These committees are constituted from time to time to inquire into. These committees are constituted from time to time
to inquire into and report on specific subjects, to inquire into and report on specific subjects. The process of formation of JPC is that the process of formation of JPC, इसे JPC कहते हैं, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी. जॉइंट मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों. The process of formation of JPC is that when motion is adopted by one house, and it is supported or agreed by other house, when motion is adopted by one house and it is supported or agreed by other house, the another way of forming JPC is that मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, the motion is adopted by one house and it is supported or agreed by other house, full stop. Another way forming JPC is that two presiding chief, नए स्टूडेंट ब्रैकेट में लिखोगे स्पीकर एंड चेयरमैन, पुराने स्टूडेंट तो जानते हैं, नए स्टूडेंट ब्रैकेट में लिखोगे स्पीकर एंड चेयरमैन. ये भी बता दूं स्पीकर कहां का होता है, लोकसभा का, चेयरमैन कहां का होता है, राज्यसभा का. टू प्रिसाइडिंग चीफ ऑफ बोथ हाउस राइट टू ईच अदर, two presiding chief of both house write to each other communicate with each other communicate with each other other and form JPC. So it is to be noted that membership of JPC is not fixed. इसके कोई फिक्स मेंबर नहीं होते. Membership of JPC is not fixed, but the Lok Sabha members are double compared to Rajya Sabha. तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर राज्यसभा से 5 लिए जाएंगे तो लोकसभा से 10 लिए जाएंगे. राज्यसभा के आधे मेंबर होते हैं, राज्यसभा के कंपैरेटिवली दुगने मेंबर होते हैं. ओके, क्लियर है गाइस? देखिए, द जेपीसी हैज द पावर टू ऑब्टेन एविडेंस. of experts, public bodies, associations, individuals, and interested parties, full stop. If a witness failed to appear before JPC, if a witness against summon, मतलब उसे बुलाया गया हो कि आइए गवाही दीजिए जेपीसी के आगे, और वो विटनेस आया नहीं, तो इसका मतलब उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ हाउस लगेगा. आपने
पार्लियामेंट की अवमानना की है, कंटेम्प्ट ऑफ हाउस। कंटेम्प्ट ऑफ हाउस समझते हैं ना, कि हाउस के खिलाफ, ओके, कंटेम्प्ट ऑफ हाउस, हाउस का आपने पार्लियामेंट का निरादर किया है। इफ अ विटनेस फेल टू अपीयर बिफोर जेपीसी अगेंस्ट समन, this will considered as contempt of house. This will considered as contempt. भी contempt of court भी पढ़ेंगे, contempt of house. To stop. Ministers are generally not called. Ministers are generally not called by the committees to give evidence. By the committees to give evidence. Ministers are generally not called by the committee. मैं बोल रहा हूं जनरली, मतलब एक्सेप्शन केस में बुलाए जा सकते हैं जनरली, ओके। देखिए, till now there are 8 JPCs has been formed so far. Till now there are 8 JPCs, 8 JPCs that have been formed so far. Number 1, Bofors scandal 1987, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है क्लास। Bofors scandal 1987. Number 2, हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट स्कैम। हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट स्कैम। हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट स्कैम 1992। केतन पारिक स्कैम। केतन पारिक स्कैम 2001। केतन पारिक स्कैम 2001। सॉफ्ट ड्रिंक पेस्टिसाइड इशू। सॉफ्ट ड्रिंक वैसे कोई ज्यादा हेल्दी चीज होती नहीं है सॉफ्ट ड्रिंक, ओके। हम और आप बहुत आसानी से ये सब लेते हैं, बट सॉफ्ट ड्रिंक पेस्टिसाइड इशू 2003। 2G सॉफ्ट ड्रिंक पेस्टिसाइड इशू 2000, हाँ 2003, यस। 2G स्पेक्ट्रम इशू, 2G घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम, 2G स्पेक्ट्रम 2011। 2G स्पेक्ट्रम, ऑगस्टा वेस्टलैंड, ऑगस्टा वेस्टलैंड स्कैम और VVIP चॉपर स्कैम। VVIP चॉपर स्कैम, स्पेशल हेलीकॉप्टर्स मंगाए गए थे इटली से जो VVIP को कैरी कर सके, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ओके। VVIP चॉपर स्कैम 2013। लैंड एक्विजिशन बिल, लैंड एक्विजिशन बिल 2015। लैंड एक्विजिशन बिल 2015। नेक्स्ट, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019।
पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019। तो ये कितनी बनी है? 8। आपसे पूछा जाए कितनी जेपीसी बनी है? 8 जेपीसी बनी है। ओके, पहली जेपीसी कब बनी थी? वो फोर्थ जेपीसी बनी थी। ओके, लास्ट जेपीसी अब तक कौन सी बनी है? डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 में बनी है। ओके, जेपीसी क्या क्या होती है? जेपीसी एक इंक्वायरी कमेटी होती है, एक एडहॉक इंक्वायरी कमेटी होती है, जिसमें लोकसभा की डबल मेंबरशिप होती है कंपेयर टू राज्यसभा। क्लियर है गाइस? ओके, बस ये जेपीसी के बारे में आपको लिखना है। हाँ बोलो। एमपीज ही होते हैं, मिनिस्टर नहीं। इसमें मिनिस्टर्स का इन जनरल एमपीज होते हैं। मिनिस्टर्स को कमिटीज से दूर ही रखा जाता है, क्योंकि भाई सिंपल बात है, सरकार का कोई भी मामला हो तो एक मिनिस्टर दूसरे मिनिस्टर की वो होती है, एक तरह की सामूहिक जिम्मेदारी, मैंने कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक मिनिस्टर दूसरे मिनिस्टर के साइड लेगा ही लेगा, इसलिए कमिटीज से मिनिस्टर्स को नहीं रखा जाता। कोई सिर्फ एमपीज होंगे, सरकार के एमपी हो सकते हैं पर मिनिस्टर्स नहीं होते। कोई भी कमिटीज में मिनिस्टर्स नहीं रखे जाते। जो इंक्वायरी कमिटीज हो या कोई भी कमेटी हो, अभी जैसे पीएससी पढ़ाएंगे, एस्टिमेट कमेटी पढ़ाएंगे, कमेटी ऑन पब्लिक एंटरप्राइज, इसमें मिनिस्टर्स नहीं होते। मिनिस्टर्स को नहीं रखा जाता। मिनिस्टर क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि मिनिस्टर तो सरकार की साइड लेगा ही लेगा भैया। अगर प्रधानमंत्री मेरे से खुश है तभी तो मेरे को मिनिस्टर बनाया, और मैं क्या अपनी ही सरकार की बुराई करूंगा कमेटी में जा करके? करूंगा ही नहीं। तो इसलिए कमेटी में मिनिस्टर्स को नहीं रखा जाता। और अगर कोई मेंबर मिनिस्टर बन गया है तो उसे ऑटोमेटिकली हटा दिया जाता कमेटी से। इसलिए कोई भी कमेटी हो, अभी तो एडहॉक कमेटी चल रही है ना, स्टैंडिंग कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी में भी मिनिस्टर्स नहीं रखे जाते, क्योंकि बिकॉज मिनिस्टर तो हमेशा गवर्नमेंट की साइड लेगा ही लेगा। मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, वो तो एग्जीक्यूटिव की सरकार की एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो आगे कैसे सरकार के अगेंस्ट सुन सकते हैं? समझ में आया क्लास? ओके, लिख लीजिए क्लास। ये तो हो गई एडहॉक कमेटी के बारे में, लिखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। स्टैंडिंग कमिटीज। स्टैंडिंग कमिटीज standing committees are permanent. Standing committees are permanent and are constituted every year or periodically and they work and are constituted every year or periodically and they work on a continuous basis Standing committees are quite important. Standing committees are quite important and are generally classified into 6 different type of categories. Generally classified into 6 different type of categories. 6 different type of categories. Number 1, financial committees. Number 1, financial committees. अभी डिटेल से सब चीज पढ़ाएंगे। फाइनेंशियल कमेटी, सबसे पहला फाइनेंशियल कमेटी में पब्लिक एक मिनट क्लास नीचे आएगा। पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएसी, इसे पीएसी कहते हैं। ये सबसे पुरानी कमेटी है, द ओल्डेस्ट कमेटी। ओके, जब ब्रिटिश ने हमें मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म दिया था, आपके मॉन्टेग चेम्सफोर्ड 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, उसके बाद जो
मतलब जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बनी थी तब पीएससी बनी, अब ओल्डेस्ट कमेटी है पार्लियामेंट की। ओके, पब्लिक अकाउंट कमेटी। नंबर 2, ये सब लिखवा दूंगा अभी, सिर्फ आपको सिर्फ हेडिंग बता रहा हूं। नेक्स्ट, एस्टिमेट कमेटी। एंड नंबर 3, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। फाइनेंशियल कमेटी में 3 कमेटी आती हैं और तीनों स्टैंडिंग कमेटी और तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटीज हैं क्योंकि ये बजट पैसे से जुड़ी है। पहला पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये आपके सरकार क्या क्या खर्च करती है, कितना खर्च करती है, सबका हिसाब किताब रखती है। इन कमेटी को वॉचडॉग कमेटीज भी कहते हैं, ये सरकार पे बिल्कुल क्लोज निगाह रखती है। ओके, और पब्लिक अकाउंट कमेटी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने आपको बताया था पब्लिक अकाउंट कमेटी का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसके साथ कैग बैठता है। अगर किसी आईएएस अधिकारी को पब्लिक अकाउंट कमेटी बुला रही है, उस आईएएस अधिकारी के हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि उससे क्वेश्चन जवाब कौन करेगा, कैग करेगा। और कैग कौन होता है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महालेखा नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक है। कैग आईएएस भी बनते हैं, कैग आईआरएस भी बनते हैं। ओके, कैग कई बार इंडियन इकोनॉमिक सर्विस से भी उन्हें कैग मतलब क्वालिफिकेशन होनी चाहिए समकक्ष, इक्विवेलेंट टू वैसे आईएएस होते हैं। ओके, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स मोस्टली आईएएस बनते हैं, पर आईआरएस भी बने गए हैं इलेक्शन कमिश्नर, सरकार के ऊपर है, पर वही समकक्ष मतलब यूपीएससी निकाले वाले बंदे ही बनते हैं। तभी जैसे कल मैं आपको समझाया था, ये इतना कठिन क्यों है, क्योंकि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट दी जा रही है, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की तैयारी कर रहे हो, तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की तैयारी कर रहे हो तो हलवा तो थोड़े ना होगी कि हाँ बस आए बस रटा, दिन में बस 2 घंटे पढ़े और बन गए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। ऐसे थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट बन जाती है। ओके, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मोस्टली आईएएस बने, जैसे आप ही के क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ, और कुछ आईआरएस भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने। एक टंडन बने थे, श्री टंडन, मुझे पूरा नाम नहीं याद आ रहा है, वो आईआरएस ऑफिसर थे। वो जब बने थे तो हम लोग, मैं भी आप लोगों की तरह तैयारी कर रहे थे तब, तो बड़ा आश्चर्य हुआ था कि आईआरएस ऑफिसर को कैसे बना दिया, और इसका हिंदू में भी आया था, आईएएस एसोसिएशन ने विरोध किया था कि ये पोस्ट तो आईएएस के लिए रिजर्व होती है, आईआरएस ऑफिसर को कैसे बना दिया। तो गवर्नमेंट ने कहा गवर्नमेंट बना सकती है, समकक्ष बराबर का कोई भी हो, गवर्नमेंट किसी को भी बना सकती है। ओके, तो अब कैग पब्लिक अकाउंट कमेटी को असिस्ट करता है, तो जो भी क्वेश्चन होगा कैग क्वेश्चन करेगा। तो भैया मतलब ये, क्योंकि ये बता रहा हूँ, ये एरिया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी पार्ट है, जीएस का पार्ट है, पबैड का भी पार्ट है। पबैड मेरा ऑप्शनल था, तो हमने उस किताब में पढ़ा है कि इस कमेटी के सामने अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट्स की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि सबको मालूम है सीधे कैग क्वेश्चन करेगा। आप कहते नहीं है, आप जो एमपी को तो घुमा सकते हो क्योंकि उसे पॉलिटिक्स आती है, उसे चीजों को, हाँ उसे मतलब काम कैसे होता है उसे नहीं मालूम होता है, पर कैग को कैसे मालूम, कैग को कैसे घुमाओगे, वो बंदा तो बिल्कुल नीचे से लेकर सब कुछ जानता है कि काम कैसे होता है। तो ये कमेटी बड़ी खतरनाक कमेटी थी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। फिर एस्टिमेट कमेटी, मैंने क्या बताया था, ये बजट एस्टिमेट जांचती है। सरकार ने पिछले साल कितना बजट रखा था, सरकार ने इस साल कितना बजट रखा, क्यों रखा, पिछले साल जो बजट रखा था क्या पूरा खर्च कर पाए थे, अगर नहीं खर्च कर पाए थे तो इस साल तुम ज्यादा क्यों मांग रहे हो, सरकार को आंसर देना पड़ता एस्टिमेट। अब क्योंकि ये बजट से रिलेटेड है तो सिर्फ लोकसभा ही मेंबर्स होंगे, राज्यसभा के नहीं। मैंने आपको बताया लोकसभा के पास ही बजट की ताकत होती है। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, अब ये सबसे नई कमेटी बनी थी, पहले ये कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग पब्लिक अकाउंट कमेटी का ही पार्ट थी, पर जैसे जैसे सेकंड 5 ईयर प्लान के बाद नई नई पीएसयूज बनती चली गई, बीएचईएल, ओएनजीसी, एचएएल, सेल्स, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सारी ओएनजीसी, ये पब्लिक अंडरटेकिंग बनती चली गई। तो सरकार को लगा कि इन कमेटीज को, इन पीएसयूज को देखने के लिए एक अलग कमेटी चाहिए, क्योंकि इसका टाइम खराब हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग बना दिया। तो ये 3 कमेटी फाइनेंस कमेटीज है। समझ में आ गया ना क्लास, ये कमेटी फाइनेंस कमेटी। पॉइंट नंबर 2,
डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज, ये मैंने आपको बजट में पढ़ाया हुआ है। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज, there are 24 departmental standing committees. There are 24 departmental standing committees, 16 from Lok Sabha and 8 from Rajya Sabha. 16 from Lok Sabha and 8 from Rajya Sabha. 16 from Lok Sabha and 8 from Rajya Sabha. तो हमें नोटियाल जी बताएंगे डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी किस साल बनी थी बेटा? अभी पढ़ाया था, चलो कोई बात नहीं। 1997, पीवी नरसिम्हा राव 1997 में नहीं थे प्रधानमंत्री? पीछे अंश बताएंगे, अंश स्वामी जी। सन्नी भाई, हाँ जी सन्नी जी बताइए। उत्तर प्रदेश पीसीएस निकालना है आपको, याद था? पीछे कृतिका, ओके। पीछे तरुषी, 1993, वेरी गुड, 1993 पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। देखिएगा, दिस डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी was formed in 1993, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, जैसे डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी भी डीआरएससी भी कहते हैं। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी was formed in 1993 by then Prime Minister Shri PV Narasimha Rao, by then Prime Minister Shri PV Narasimha Rao. Earlier there were only 17 committees. Earlier there were only 17 committees. 17 committees. But in किस साल बढ़ा दी गई थी? Anybody? 4 या 5? 4, very good. But in 2004 यूपीए गवर्नमेंट ने बढ़ा दी थी। But in 2004, July 2004, their number was increased from 17 to 24. Their number was increased from 17 to 24. बेटा रिवीजन करोगे सब याद हो जाएगा, सिर्फ रिवीजन का खेल है। ओके, 17 to 24. These committees examine the budget, grants. These committee examine the budget, grants, and other financial related issues, and other financial related issues. ओके, तो ये हो गया डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी। नंबर 3, कमेटी टू इंक्वायर, कमेटी टू इंक्वायर, कमेटी टू इंक्वायर, committee to inquire. In this section there are 3 committees. In this section there are 3 committees. Number 1, committee on petitions, committee on petitions, petitions, PETITION, petitions, petitions. This committee लिखे गए, लिख लीजिए, मैं यहीं पे खत्म करते जाना, छोटे छोटे चीजें। This committee reviews any legislative petitions. This committee reviews any legislative petitions or matters of general public significance, or matters of
any petitions or matters of general public significance, in this committee 15 members are from Lok Sabha, while 10 members are from Rajya Sabha. 15 members are from Lok Sabha, while 10 members are from Rajya Sabha. Full stop. This committee also considers representation from individuals. This committee also considers representation from individuals and association on subjects from individuals or associations on subjects which are of general public importance, आप समझ रहे हो, मतलब पिटीशन, याचना मतलब रिक्वेस्ट, पब्लिक को जो लगता है कि इस पे कानून बनना चाहिए तो वो इस कमेटी के सामने कहती है। तो ये कमेटी ये जानती है कि ये कमेटी जनता की नब्ज देखती है कि जनता किस मुद्दे पे कानून बनाना चाहती है, क्या सरकार वो कानून बना रही है नहीं बना रही है। पिटीशन क्या होता है, मतलब याचिका, पिटीशन को हिंदी में याचिका कहते हैं। याचिका मतलब रिक्वेस्ट करना, याचिका याचना से आया, याचना मतलब रिक्वेस्ट करना, किसी के आगे रिक्वेस्ट करना। तो ये कमेटी ऑन पिटीशन ये देखती है कि क्या सरकार जनता के हित के मुद्दे पर कानून बना रही है नहीं बना रही है। क्यों कमेटी ऑन पिटीशंस। पॉइंट नंबर टू, कमेटी ऑन प्रिविलेजेस। This committee has 15 members. This committee has 15 members from Lok Sabha and 10 members in Rajya Sabha. This committee has 15 members in Lok Sabha and 10 members in Rajya Sabha. 15 members in Lok Sabha and 10 members in Rajya Sabha. The function of this committee is to examine every question. The function of this committee is to examine every question involving breach of privilege of House. The function of this committee is to examine every question involving breach of privilege of House, or members of any committee thereof, refer to it, member of any committee thereof refer to it by House or by the Speaker, by House or by the Speaker, by House or by the Speaker, the Speaker. This committee has semi-judicial nature to it. This committee has semi-judicial nature to it. Semi-judicial nature to it.
सेमी जुडिशियल नेचर टू इट। सेमी जुडिशियल नेचर समझते हैं, ये चीज पे डिसाइड करती है क्या हाउस का प्रिविलेज ब्रीच हुआ या नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट जो इस समय क्वेश्चन में चल रही है, एथिक्स कमेटी। एथिक्स कमेटी, अगर आप न्यूज सुनते होंगे, किसको किस एमपी को एथिक्स कमेटी के सामने आज महुआ मोइत्रा, किस पार्टी की सांसद है? तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल टीएमसी। ओके, तृणमूल कांग्रेस, आपने अगर न्यूज सुनी होगी तो टीएमसी के सांसद श्रीमती महुआ मोइत्रा को एथिक्स कमेटी ने बुलाया था क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को जो उन्हें दी गई थी उसको ब्रीच किया। मतलब कोई एमपी अगर पार्लियामेंट के, जो पार्लियामेंट ने आपको सहूलियतें दे रखी हैं, जो पार्लियामेंट के ने आपको चीजें दे रखी हैं, उसको ब्रीच करता है तो वो इमोरल एक्टिविटी कराई जाएगी। और वो इमोरल एक्टिविटी कौन इन्वेस्टिगेट करेगी? एथिक्स कमेटी करेगी। अब क्वेश्चन आएगा, एथिक्स कमेटी कब बनी? यस आस्था, संदीप, वेरी गुड। 2000 लोकसभा, 1997 राज्यसभा। राज्यसभा में पहले एथिक्स कमेटी बनी थी, फिर लोकसभा में बनी। अब यही सब आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेगा। ओके, और एथिक्स कमेटी पे क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि क्लास मामला बहुत मतलब बहुत गर्म है और इस तरीके से काफी न्यूज में एडिटोरियल्स और काफी सारे आ चुके हैं। आप भी अगर न्यूज सुनते होंगे तो इस चीज को जानते होंगे कि महुआ मोइत्रा को एथिक्स कमेटी के सामने पेश होने के कहा गया। ओके, उन्होंने आरोप लगाया कि इन्होंने हमसे पर्सनल सवाल पूछे एंड ऑल दोस, उसका तो काफी ज्यादा एक तरीके से ये बहुत हाईलाइटेड कमेटी रही है। एथिक्स कमेटी लिखिए, कमेटी टू इंक्वायरमेंट, तीसरी कमेटी है एथिक्स कमेटी। एथिक्स कमेटी लिखिए, एथिक्स कमेटी कमेटी committee is a new committee which was formed first in Rajya Sabha in 1997, which was formed first in Rajya Sabha in 1997 and then in Lok Sabha in 2000. First in Rajya Sabha in 1997 and then in Lok Sabha in 2000. The main function of this committee is to oversee the moral and ethical conduct of members, the moral and ethical conduct of members, the moral and ethical conduct of members, मतलब अगर आप एमपी हैं और आपने एमपी के आचरण के विरुद्ध, मैं थोड़ी शुद्ध हिंदी बोल रहा हूं, मतलब बीइंग एन एमपी you have flouted some norms of parliament. Being an MP, you have flouted some norms of parliament, so then your conduct will be examined by this ethics committee कि क्या आपने सही में फ्लाउट किया है या नहीं किया है। अगर इसने दोषी पाया तो ये रिकमेंडेशन दे सकती है कि ये क्या है। फिर स्पीकर के ऊपर है, जैसे महुआ मोइत्रा के ऊपर हो सकता है कमेटी ये कह दे कि इनको बर्खास्त किया जाए, तो स्पीकर के ऊपर है, फिर लोकसभा स्पीकर के ऊपर आएगा कि उनको बर्खास्त किया जाए या ना किया जाए। समझ में आया क्लास? तो ये कमेटी इसलिए न्यूज में है क्योंकि महुआ मोइत्रा का केस चल रहा है और ये एग्जाम में आ सकता है, कमिंग आईएएस में या कमिंग पीसीएस में, कोई भी इस ये एग्जाम्स है। क्वेश्चन क्या बनेगा? सबसे पहले कौन सा हाउस ने कमेटी बनाई थी? राज्यसभा ने बनाई थी। लोकसभा ने कब बनाई थी? 2000 में बनाई थी। फंक्शंस क्या है? मॉरल कंडक्ट को एग्जामिन करती। पॉइंट नंबर 2 इसी का लिख लीजिए, टू एग्जामिन द केसेस रिफर टू इट, to examine the cases refer to it with reference to ethical and other misconduct of members
and other misconduct of members. Full stop. Next line, any person or member can make a complaint. Any person मतलब any person मतलब हम और आप भी कंप्लेन कर सकते हैं. Any person or a member can complain relating to unethical conduct of member to the committee. Unethical conduct of member to the committee. In case of ethics committee, only an MP can be examined for misconduct. Only an MP can be examined for misconduct. जो ऑलरेडी MP हो वही एग्जामिन किया जा सकता है. Only an MP can be examined for misconduct. Full stop. ओके, तो चलिए यहाँ पे रोक रहा हूँ. कल इसके आगे चलाएंगे. हमें उम्मीद है हम पहले खत्म कर, हमने वेडनेसडे तक असाइन कर रखा है, बट आई थिंक वी कैन फिनिश दिस थिंग इन बाय ट्यूसडे. ओके, हम ट्यूसडे तक कर लेंगे. हो सकता है हम ट्यूसडे को ही स्टेट लेजिस्लेचर शुरू कर दें, मंडे को खत्म कर दें. ओके, तो ये है कि हम ट्यूसडे तक खत्म कर देंगे चैप्टर पार्लियामेंट, एंड देन वी विल स्टार्ट विद चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर. ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं. उसके बाद आएंगे सुप्रीम कोर्ट. ओके, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, तो कल आपका टाइम टेबल, पहला प्रशांत सर की क्लास होगी. नए स्टूडेंट्स, मैं आपको प्रशांत सर का टेबल इसलिए अभी नहीं कह रहा हूं क्योंकि उनका नया बैच अभी नेक्स्ट वीक से शुरू होगा. नया बैच जो है उनका शुरू होगा 14 दिसंबर से. ओके, गवर्नेंस का, उसमें हम आपको इनवाइट करेंगे क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन लास्ट टॉपिक है और प्रशांत सर बहुत डिटेल से पढ़ाते हैं, तो नए स्टूडेंट्स थोड़ा सा घबरा जाओगे. इसलिए मैं आप लोगों को 14 से बुलाऊंगा प्रशांत सर की क्लास में. तो कल आपकी पहली क्लास जो नए स्टूडेंट्स हैं वो 4:30 से होगी, और जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं पहली क्लास 3 बजे से 4:30 बजे तक, और फिर उसके बाद पल्लवी मैम की क्लास होगी 4:30 से 6, और उसके बाद फिर मेरी क्लास होगी 7:15 से 7:45. ठीक है गाइस? ओके, तो ये है. और जो लोग इस बार आईएएस का टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उनके लिए इस बार इन्वायरमेंट का टेस्ट है. इन्वायरमेंट का टेस्ट देख लीजिएगा क्लास. ओके, क्लियर गाइस? ओके, तो आप लोगों से कल मुलाकात होती है. ओके, थैंक यू, थैंक्स लॉट. उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आज, और जो नहीं समझ में आया कल मेरे से क्वेश्चन पूछिएगा. ओके, थैंक यू, थैंक्स लॉट.